और निकाय चुनाव से जुड़ी इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती का निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सपा पर हमला देखने को मिला है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है। मायावती ये कहते हुए नजर आई है, यूपी के लोग हर दिन मुश्किल में फंस रहे हैं। भाजपा सरकार के लुभावने वादों और छलावों से निकलना होगा, मायावती ये कह रही है। साथ ही कहा कि भाजपा और सपा ने सत्ता में रहते हुए मशीनरी का दुरुपयोग किया है। जंजालों से मुक्ति के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके लिखा, ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, यूपी में मेयर और सभासद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष आदि के लिए हो रहे चुनाव में इन संस्थानों में जबरदस्त भ्रष्टाचार, सड़क सफाई, नाली सहित विकास का घोर अभाव है। हाउस टैक्स में मनमानी वृद्धि, उन पर भारी ब्याज आदि जंजालों से मुक्ति के लिए बीएसपी जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी है। वैसे भाजपा हो या सपा, सत्ताधारी पार्टियां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों चुनावों में अपनाती है, किंतु प्रबुद्ध और मेहनतकश शहरी जनता द्वारा अपने असली हित, सुख सुविधा, सफाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश आदि हेतु वोट का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है। स्वाभाविक है कि यूपी के लोग अगर अपनी दिन प्रतिदिन की मुसीबतों, जंजालों, जुर्म, ज्यादती और लगातार दुष्कर होते जीवन और असुरक्षा आदि से मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें भाजपा सरकार के लुभावने वादे और कागजी दावों आदि के छावों से बाहर निकलना होगा। बीएसपी की यही अपील है। तो मायावती ने यहाँ पर ट्वीट के जरिए भाजपा और सपा दोनों पर हमला बोला है और अपील भी की है कि मायावती या बसपा को ही वोट दिया जाए। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। अतीक के दफ्तर में मिले खून को लेकर के शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में शाइस्ता परवीन के खुदकुशी कोशिश का दावा हालांकि खारिज हो चुका है। किसी अन्य महिला की मौजूदगी की बात भी यहां पर अब बताई गई है जांच रिपोर्ट में। और वहीं जांच रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की नियत से घुसे नशेड़ियों ने आपस में मारपीट की थी। विवाद के दौरान एक नशेड़ी के दूसरे पर हमला भी किया था। चाकू के हमले में निकले खून के निशान जमीन पर मिले हैं। खून रोकने के लिए वहां रखे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। नशेड़ियों की संख्या 4 के करीब बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इन लोगों से पूछताछ कर दफ्तर में घुसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि अतीक के दफ्तर में उसका कोई नौकर परिवार के साथ रहता था। परिवार का कपड़ा भी वहां अलमारी में रखा रहता था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद वो दफ्तर छोड़कर फरार हो गए थे। बुलडोजर चलने की वजह से इस दफ्तर में कोई भी आसानी से घुस सकता था। एफएसएल रिपोर्ट में भी इंसानी खून होने की बात सामने आई थी। वहीं खून में इंसानी हीमोग्लोबिन पाया गया है। पुलिस को अब दफ्तर में घुसने वाले चोरों की तलाश यहां पर है। दरअसल अतीक के दफ्तर में जिस तरीके से खून के निशान मिले थे, उसके बाद कई आशंकाएं वहां पे जाहिर की गई थी कि आखिरकार यहां पर किसी ने आत्महत्या की है या फिर किसी की हत्या हुई है। आशंका ये भी जाहिर की जा रही थी कि शाइस्ता परवीन ने यहां पर खुदकुशी की है, लेकिन जांच रिपोर्ट में यहां पर इस बात को लेकर तमाम खुलासे हुए हैं। इस जांच रिपोर्ट के दौरान यहां पर चोरी की नियत से घुसे नशेड़ियों ने आपस में मारपीट की थी। विवाद के दौरान एक नशेड़ी ने दूसरे पर हमला किया था और वही बताया जा रहा है कि चाकू से किए हमले में निकले खून के निशान यहां पर पाए गए हैं। अब अतीक के दफ्तर में क्या मिला था वो हम आपको बता देते हैं। 24 अप्रैल को अतीक के दफ्तर में खून के निशान मिले थे। अतीक के दफ्तर से खून से सना एक चाकू भी यहां पर मिला था। खून में सना दुपट्टा भी अतीक के दफ्तर से मिला था। सीढ़ियों और फर्श पर खून के निशान मिले थे। वहीं पुलिस ने मौके से मिली चीजों के जांच के लिए इसको रिपोर्ट आगे भेज दी थी और अब रिपोर्ट में तमाम खुलासे यहां पर हो रहे हैं। तो 24 अप्रैल को अतीक के दफ्तर में खून के निशान मिले थे और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अधिक जानकारी इस पर देंगे। मोइन, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि अतीक के दफ्तर में जो खून के निशान मिले हैं वो शाइस्ता परवीन के हो सकते हैं या फिर उसने वहां पे खुदकुशी की होगी, लेकिन यहाँ पर एक खुलासा हुआ है कि वहां पर कुछ चोर घुसे थे, उनके खून के निशान ये हो सकते हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, ये लोग कौन थे? देखिए, अतीक के दफ्तर में 3 दिन पहले जो खून मिला था उसकी प्रयागराज पुलिस ने जांच की थी और शुरुआती जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक बात कही जा रही थी, एक दावा किया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वहां पहुंची हो और उसने खुदकुशी की कोशिश की हो। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया और जो बातें बताई गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 4 से 5 की संख्या में कुछ नशेड़ी वहां पर पहुंचे थे। उनका इरादा था कि वहां पर जो कोई सामान मिलेगा उसको चोरी किया जाएगा, वहां चुपचाप बैठ करके नशा किया जाएगा। इसी बीच जो है जो नशेड़ियों के बीच आपस में मारपीट हुई, विवाद हुआ और किचन में जो चाकू रखा हुआ था उससे एक पर हमला किया गया
और ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो पूरा ब्लड पड़ा हुआ है वो किसी एक शख्स का ही है, क्योंकि वहां पर एक परिवार रहता था पहले से। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद वो वहां से छोड़कर चला गया था, तो जो किसी महिला के कपड़े थे खून रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था, और जो चूड़ियां रखी हुई थी वो चूड़ियां गिर करके टूट गई थी। तो ये जो थ्योरी थी कि शाइस्ता परवीन या किसी अन्य ने वहां पर खुदकुशी की कोशिश की है, वो इस रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया है। पुलिस को अब नशेड़ियों की तलाश है। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, और सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो नशेड़ी थे, जो चोरी की नीयत से दफ्तर में घुसे थे, उनकी तलाश की जा रही है। अफसरों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही जांच पूरी की जाएगी, और जो भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 जगहों पर रैली होने जा रही है। सीएम आज मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभा करने वाले हैं। सबसे पहले सीएम मथुरा में पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा यहां पर की जाएगी। उसके बाद मथुरा के बाद फिरोजाबाद और आगरा में भी प्रचार करने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिले में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। सहारनपुर, अमरोहा, शामली, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में प्रचार कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब मथुरा पहुंचने वाले हैं। मथुरा के बाद फिरोजाबाद और आगरा पहुंचेंगे, जनसभाएं की जाएंगी और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, और तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील यहां पर की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद ग्राउंड पर करने जा रहे हैं, उन्होंने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। सीएम आज मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले कई जिलों में कर चुकी हैं। 6 जिलों में चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। अपने मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। और इस खबर पर मेरे साथ मथुरा से नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। नितिन, मथुरा में क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जनसभा होने वाली है, प्रचार करने वाले हैं, इसको लेकर कैसी तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, नगर निकाय चुनाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है, और यही वजह है कि आज ब्रज क्षेत्र में उनके 3 कार्यक्रम हैं। शाम को जाके लखनऊ में भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, जो विनोद अग्रवाल हैं प्रत्याशी और तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उसके लिए आज मथुरा के सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज में एक सभा होनी है। देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए वो ग्राउंड दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ जनसभा का एक कार्यक्रम है, और 12 से लेकर पौने 1 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। और इसके लिए बाकायदा टास्क भी दिया गया तमाम पार्षदों को, तमाम जो लीडरान हैं संगठन को, बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ जुटे। विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री की इसी ग्राउंड में उनकी कार्यक्रम रखा गया था, और इसके साथ ही उनका फिरोजाबाद में तिलक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है, और आगरा में जाकर वो GIC मैदान में उनका कार्यक्रम है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 नगर निगम, तीनों नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय वर्तमान में कब्जा है, और ऐसे में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से बीजेपी बेकरार नजर आ रही है। ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में 6 नगर निगम है, और ये आगरा मंडल में ये 3 नगर निगम हैं, जिसमें मैनपुरी छोड़ दिया जाए तो जहाँ नगर पालिका परिषद है। और ऐसे में सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से अपना कब्जा करना चाहती है। देखिए, इसके साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ओवर सेंसिटिविटी बरती जा रही है। देखिए, जो जिनके पास पासेज हैं उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी संगठन के पदाधिकारी हैं, या चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, या फिर चाहे वो जो पुलिस फोर्स के लोग ही क्यों ना हो, सभी को बाकायदा उनकी चेकिंग की जा रही है। और उसके पीछे की वजह है जो अतीक अशरफ जो शूट आउट हुआ है, उसके बाद जो ओवर सेंसिटिविटी जो पूरे प्रदेश में देखी जा रही है, उसके ये नतीजे हैं। और यही वजह है सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। भाजपा की तरफ से पूरी रणनीति यहाँ पर बना ली गई है, उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में। बहुत शुक्रिया नितिन, नजर अपना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से सपा की चुनौती बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कोई भी चुनावी रैली अभी तक नहीं की है। अखिलेश यादव का प्रचार प्लान भी अब तक फिक्स नहीं हुआ है। सीएम योगी अब तक 6 चुनावी रैलियां कर चुके हैं। आज भी सीएम योगी की 3 जगहों पर जनसभा होने जा रही है, और ऐसे में जो प्रचार चल रहा है भाजपा की तरफ से, सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक एक भी चुनावी रैली नहीं की है। अखिलेश यादव का प्रचार प्लान भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है।
सीएम योगी जहां अभी तक 6 चुनावी रैलियां कर चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने एक भी रैली अभी तक नहीं की है। और आज भी वहां सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जगहों पर जनसभा होने जा रही है। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, मैदान में पहुंचेंगे, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट पाने की अपील की जा रही है। और शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, जहां देखा जा रहा है कि सीएम योगी लगातार मैदान में उतर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा से अखिलेश यादव में नजर ही नहीं आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सोनिका अगर बात करें तो अब तक जब से निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 6 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले पश्चिम में गए, उसके बाद अवध क्षेत्र को मथा और इसके बाद यानी 2 दौरों में 3-3 जिले एक दिन में। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री फिर से ब्रज क्षेत्र में नजर आएंगे, 3 जिले वहां पर वो कवर करेंगे। और एक और खास बात, सिर्फ 3 जिले कवर नहीं करेंगे बल्कि अब यहाँ 3 जिलों का दौरा करके लखनऊ लौटेंगे, तो लखनऊ में एक और सभा उनकी होने वाली है डालीगंज क्षेत्र में, यानी लखनऊ में तो उनकी एक और सभा हो जाएगी, कुल 10 कार्यक्रम। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब तक ना तो कोई कार्यक्रम सभा रैली हुई है और ना फिलहाल कोई उनका कार्यक्रम आगे के लिए जारी हुआ है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना पीछे चल रहे हैं अभी इन चीजों से। दूसरी चीज आप देखिए तो सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री सब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अब तक कोई भी कार्यक्रम, रैली, सभा उनकी नजर नहीं आई है। और दूसरी चीज इसके अलावा आप देखिए तो सिर्फ सपा ही क्यों, बसपा और कांग्रेस को भी आप देख लीजिए तो वहां पर भी, चाहे बसपा की सुप्रीमो की बात की जाए, मायावती की, वो कहीं अभी नजर नहीं आ रही प्रचार में। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वहां पर भी प्रचार को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में एक्टिव रही थी उनकी कहीं मौजूदगी नहीं दिख रही। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। प्रदेश स्तर पर अगर बात करें तो हाँ, प्रांतीय अध्यक्ष कुछ कार्यक्रमों में जरूर पहुंच रहे हैं। तो देखना ये होगा कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको हटाने के लिए लोकसभा में सभी विपक्षी दल एकजुट होने को तैयार हैं, तो आखिर क्यों निकाय चुनाव को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि इस निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, एक रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। खुद सपा के नेता ये कहते हैं कि ये हमारे लिए 2024 का एक रिहर्सल है। लेकिन अगर ये रिहर्सल है, अगर ये सेमीफाइनल है, तो आखिर क्यों वो सक्रियता समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रही? क्या इस तरह से भाजपा जैसे दल का, सत्ताधारी दल का सामना किया जाएगा जो लगातार जीता? और एक सवाल अब उठने लगा है कि कहीं सपा जो है आजमगढ़ और रामपुर वाली कहानी फिर तो नहीं दोहरा रही। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि वहां पर अखिलेश यादव खुद प्रचार करने नहीं गए थे। आजमगढ़ का जो मार्जिन था वो तो बहुत ही कम वोट से हारनी पड़ी थी उस सीट को, और तब ये चर्चा उठी थी कि अगर जहां दावा किया जा रहा था कि चाचा भतीजे एक साथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे अखिलेश यादव। ये बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए हो सकती है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस करने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सियासी दल मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं अपने कि वो अपने नामांकन वापस ले ले। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के नेता जिन राग बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं, रात बागियों को, सभी पार्टी ने बागियों को मनाने के लिए अपने दिग्गजों को टास्क दिया है। अगर भाजपा की बात करें तो पहले चरण में भी करीब 130 बागी उम्मीदवारों में से 90 को भाजपा ने मना लिया था। तो अब आज नामांकन पत्र वापस करने का अंतिम दिन। ऐसे में जो भी नाराज नेता है उन्हें मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नाराज बागियों को मनाने की कोशिश में सभी सियासी दल जुटे हुए हैं कि वो अपने नामांकन पत्र वापस ले ले। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद के नेता भी जो कि बागी नजर आ रहे हैं अपने अपने बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियों ने बागियों को मनाने के लिए अपने अपने दिग्गजों को टास्क भी दे दिया है। भाजपा की अगर बात की जाए तो पहले चरण में करीब 130 बागी उम्मीदवार जो कि नजर आ रहे थे, 90 को भाजपा ने मना लिया। ये खबरें यहां पर सामने आ रही है कि भाजपा ने अपने 90 बागियों नेताओं को मना लिया है। ऐसे में और भी दल अपने अपने बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो निकाय चुनाव में नामांकन वापस लेने का जो आखिरी दिन है, दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस करने का अंतिम दिन। सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी इस पर देंगे। सनुज, क्योंकि आज नामांकन वापस का अंतिम दिन है, ऐसे में देखा जा रहा है सभी दल अपने अपने बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, चाहे बीजेपी के मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे और नेता हों, जिलाध्यक्ष हों, महानगर अध्यक्ष हों, सभी रात भर जागते रहे, बागियों को मनाने की कोशिश करते रहे। बागियों के घरों पर आने जाने का सिलसिला जारी रहा। और खाली ये बीजेपी की नहीं, तमाम पार्टियों की अपनी एक बड़ी रणनीति के तहत बागियों को मनाने का जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो रात भर चला।
आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी की बात हो, सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आरएलडी की बात हो, बीएसपी की बात हो, तमाम ये दल अपने कितने बागियों को मनाने में पूरी तरीके से यहाँ कामयाब हो पाए हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखिए जो किसी भी पार्टी का सिपह सलार है उसे उस पार्टी की कमियां, उस वार्ड की तमाम जानकारियां, किस जगह सबसे ज़्यादा वोट पड़ती हैं, किस जगह सबसे कम वोट पड़ती है, कहाँ पार्टी कमज़ोर है, कहाँ पार्टी मजबूत है, ऐसी जो तमाम बातें हैं उस सिपह सलार को पता होती हैं। अब ऐसे में यदि वही बागी हो जाएगा, किसी दूसरे दल में जाकर बैठ जाएगा या सामने मुकाबला करेगा तो कहीं ना कहीं तमाम या कोई भी पार्टी उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किलों का दौर होता है। अब इन बागियों को मनाने में तमाम पार्टी के नेता कितना कामयाब हो पाए इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, यदि ये बागी मान गए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वैसे भी तमाम पार्टियों के संपर्क में है, तो 12 सीटें ऐसी हैं कि जिन 12 सीटों पर एक एक दो प्रत्याशी हैं और उनमें से किसी एक को यदि नामांकन पत्र उसने वापस ले लिया तो 12 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर निर्विरोध पार्षदों का निर्वाचन हो जाएगा। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है और खाली पार्षदों को इसलिए बनाया जा रहा है कि यदि पार्षद नहीं माने, कुछ मेयर सीट के भी कुछ और सामने हैं, उनके लिए भी सोचा जा रहा है। चूंकि अगर देखिए पार्षद मान जाते हैं तो 90 वार्ड है और 90 वार्डों में हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, हालांकि पूरी सीटों पर किसी ने प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर ये मान जाते हैं तो नीचे से चूंकि पार्षद जब अपने लिए वोट लेने जाता है, घर घर जाता है, तो वोट का प्रतिशत बढ़ता है कि एक वोट मेरी, एक वोट महापौर की, एक वोट मेरी, एक वोट महापौर की, तो वोटिंग प्रतिशत इन चुनावों में ज्यादा रहता है। तो कोशिश यही है कि जो अपने बागी हैं, अपने रूठे हुए हैं, वो मान जाए। चुनाव लड़ने में भी मजा आएगा, दूसरी पार्टी को शिकस्त देने में भी मजा आएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक पार्टी का बागी दूसरी पार्टी में पहुंच जाएगा तो उस पार्टी की तमाम खामियां बता देगा और इसी पर पूरी रस्साकशी चली। आप खुद सोचिए, एमएलसी, विधायक, मंत्री, संतरी सब पूरे लगा रखे हैं, सब लोग उन लोगों के घर जा रहे हैं बागी के, आपने पर्चा क्यों भर दिया? आप ये सोचिए कि कई बीजेपी के ऐसे पूर्व पार्षद हैं कि जिनके दावेदार थे लेकिन उनको नाम काट दिए गए, वो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दिए, उनको मनाने के लिए आपने पार्टी के लिए इतना करा। तमाम ये चीजें कही जा रही हैं कि इस जगह इस शख्स की चलती है, पूरे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो इन बागियों को मना लिया जाए। अब इन मनाने में कितना कामयाब हो पाए हैं ये जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भी हो बागियों को मनाना ही होगा, इसके लिए रणनीति अपनाई भी जा रही है सियासी दलों की तरफ से। बहुत शुक्रिया, अपना नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर बिजनौर से है। रामगंगा बांध की सड़कों पर बाघ घूमता हुआ नजर आया है। सोशल मीडिया पर बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ को देख करके लोग खौफ में हैं, मजदूर खौफ में आ चुके हैं। मजदूरों ने कॉर्बेट प्रशासन से शिकायत की है। कालागढ़ रामगंगा बांध का ये पूरा मामला, ये तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। दरअसल रामगंगा बांध पर सड़कों पर यहाँ पर बाघ घूमता हुआ नजर आया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस बाघ को देख करके अब वहां पर मजदूर खौफ में नजर आ रहे हैं। आसपास के लोगों में दहशत बनी हुई है। मजदूरों ने कॉर्बेट प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है ताकि बाघ को वन विभाग की टीम पहुंच करके वहां से ले जा सके, हटा सके। कालागढ़ रामगंगा बांध का ये पूरा मामला, जहां पर सड़कों पर बाघ घूमता हुआ नजर आया और वहां पर इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन निगम का डेटा हैक कर लिया गया है। बिटकॉइंस में मांगी गई है तकरीबन 40 करोड़ की फिरौती। साइबर हमले के चलते पूरी ई-टिकटिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 2 दिन में रकम न देने पर फिरौती की रकम 80 करोड़ करने की धमकी दी गई है। परिवहन निगम ने जीएमआईटी युजवेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। केस यहां पर दर्ज करा दिया गया है। तो परिवहन विभाग को लेकर के ये इस वक्त की बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। यूपी परिवहन निगम से बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। साइबर हमले के चलते पूरी ई-टिकटिंग व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है और साथ ही कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर इस रकम को देना होगा, वरना फिरौती की जो रकम है वो 80,000 करोड़ कर दी जाएगी। ये धमकी यहां पर दी गई है। तो यूपी परिवहन निगम से 40,000 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। डेटा हैक कर लिया गया है और डेटा हैक करके बिटकॉइन में फिरौती मांगने का आरोप यहां पर सामने आया है। यूपी परिवहन का डेटा हैक हो गया। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। यूपी परिवहन का डेटा हैक हो गया है और 40 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से सोनी का बहुत बड़ा ये मामला है और परिवहन निगम की जो वेबसाइट है उसको पूरा हैक कर लिया गया है। जो उनका डेटा है बेसिकली उसको देखिए हैक किया गया। जो ई-टिकटिंग व्यवस्था है वो एक निजी कंपनी को दी गई थी और जो भी हैकर्स हैं उन्होंने इस पूरे डेटा को हैक कर लिया है। बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी है और ये भी कहा है कि अगर 2 दिन में रकम नहीं दी जाती तो 80 करोड़ रुपए की फिरौती दी जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में परिवहन निगम की जो जीएमआईटी की युजवेंद्र सिंह, उन्होंने साइबर क्राइम थाने में FIR तो करा दी है, लेकिन जो भी शुरुआती जांच से चीजें सामने आई है उसके जो रैंसमवेयर देखिए वायरस का आपने पहले भी जिक्र सुना होगा। एक समय था जब कई बैंक और ये सब इसको लेकर अलर्ट हुए थे। उसी सॉफ्टवेयर का, उसी वायरस का
इस्तेमाल करने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या परिवहन निगम इसे वेबसाइट को फ्री करा पाएगा, इस डेटा को रिकवर कर पाएगा, क्योंकि जो डेटा उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया, यानी पूरी तरह से जो एक्सेस है परिवहन निगम से वो उस पर नहीं मिल पा रहा है। और ये वो सिस्टम है जिससे ई टिकट्स जब आप बुक कराते हैं तो वो पूरी व्यवस्था इसकी वजह से ध्वस्त हो गई है, यानी आमजन को असुविधा, पूरा डेटा है। दूसरा, परिवहन निगम के लिए एक बड़ी चुनौती। ये देखिए पहली बात नहीं है जब इस तरह की चीज सामने आई थी। इससे पहले अगर हम बात करें पिछले 1 साल के अंदर की, 1-1.25 साल के अंदर हमें अच्छे से ध्यान है, एक बार इसी तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय का जो वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया गया था। हालांकि उसको बाद में जो ट्विटर अकाउंट था, हालांकि बाद में उसको देखिए फ्री करा लिया गया था। लेकिन इस बार परिवहन निगम का जो ये पूरा डेटा हैक किया गया है, बिल्कुल शैलेश, परिवहन निगम के लिए भी एक बड़ी चुनौती फिलहाल। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेश, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।